गुड मॉर्निंग आज स्टूडेंट। कोविड-19 के कारण ऑनलाइन क्लासेस लेने जा रहे हैं, तो आपको घर बैठे अपने सिलेबस की जानकारी मिलती रहेगी और वीडियो के माध्यम से जो क्लासेस नहीं लग रही है, जो सिलेबस बकाया रह गए, तो आप श्री श्याम इंस्टीट्यूट यूट्यूब के पर अपना वीडियो देख सकते हैं। जो सभी क्लासेस के कोर्स के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से आपको अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो मिल पाएगी। तो देखा जाए आज का हमारा टॉपिक बीएड फर्स्ट का भी है, सेकंड का भी है और इंटीग्रेटेड में भी ये काम आता है। जो फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया जो फ्लैंडर के द्वारा बातें बताई जाती है, जो इसके कोड के हिसाब से अलग अलग कोड बताए हैं, 10 कोड बताए जाते हैं उसके हिसाब जो आपको करवाएंगे थ्योरी के हिसाब से। पहले इसमें ट्यूशन होता है वो आपको करवा दिया जाता है। जैसे एक माइक्रो टीचिंग के दौरान, सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास के दौरान वहां पर जो छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिकाएं अपनी क्लास के अंदर 5-7 मिनट का जो क्लासें ले रही है, तो उसके अंदर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब वहां पर इसके प्रोफेसर या टीचर पीछे बैठे होते हैं, अपने डायरी के अंदर जो डायरी चेक करते हैं, उस समय जो कोड दिए जाते हैं, जो 3 सेकंडों के अंदर प्रत्येक कोड चेंज होता जाता है कि कौन से विद्यार्थियों के द्वारा कितना अच्छा करवाया गया या नहीं करवाया गया। ये सारी बातें एक कैलेंडर के हिसाब से आ जाती है। जैसे माइक्रो के दौरान जब विद्यार्थी वहां पर करवाता है, तो प्रत्येक 3 सेकंड के अंदर 3 सेकंड के अंदर एक कोड लिखा जाता है, जैसे 1 4 7 6 5। ये कोड 1 से 10 तक होते हैं, तो ये कोड कितनी बार भी आ सकता है। एक कोड जैसे 4 नंबर कोड लगाए तो 4 कितनी बार भी आ सकता है, जिससे 5 नंबर कोड लगाए तो 5 कितनी बार भी आ सकता है। सिर्फ इसमें शून्य यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमें जो आपका क्वेश्चन पहले तो सिलेबस के हिसाब से 16 नंबर का क्वेश्चन आता था, लेकिन उसमें अब पीछे 17-18 के अंदर 17-18 के अंदर कुछ चेंजिंग होने के बावजूद इसका क्वेश्चन हाफ कर दिया गया। इसका हाफ देखा जाए तो ये 8 नंबरों का आधार क्वेश्चन आ जाता है। जो कैलेंडर के अंतःक्रिया के हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन बनता है सारणी के हिसाब से, तो वो एक 8 नंबर का बन जाता है। तो थ्योरी का देखा जाए तो ये 8 या 10 नंबरों की बन जाती है, तो इसके हिसाब से 16 नंबर पूरे हो जाते हैं। तो थ्योरी 8 नंबरों की भी हो सकती है, जैसे या 10 नंबरों की दे दी जाती है, इसमें कुछ कम कर दिया जाता है या सेट कर दिया जाता है। तो ये सारी बातें जो परीक्षा प्रश्न पत्र तैयार होता है उस पर निर्भर करती है ये बातें। तो देखा जाए जो फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया के हिसाब से हमारा क्वेश्चन कैसा बनता है, तो इसके अंदर जो बातें बताई जाती है, समझाई जाती है, आपके क्वेश्चन किस हिसाब से आए। जैसे देखा जाए 4 3 7 6 4 5 1 2 3 और लिख सकते हैं 9 6 8 7। इतना आपके क्वेश्चन आएगा इसके लिए, जो कैलेंडर्स की अंतःक्रिया के हिसाब से। जो माइक्रो के दौरान ये कोड लिखे जाते हैं, ये कोड कितने भी लिख सकते हैं। अब मैंने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लिखे, लेकिन ये 23 50 100 300 400 कितने भी लिख सकते हैं।
ठीक है ना। जो क्वेश्चन आता है तो ये कोड के हिसाब से 400 तो ये संख्या आ सकती है, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ पूरी हो जाती है, स्टार्ट करते हैं तो ये क्वेश्चन के अंदर कितनी भी आ सकती है, लेकिन हमने इसका शॉर्टकट रूप लिया है ताकि हमें जल्द समय के अंदर थोड़ा सीखने के बावजूद उसका दूसरा देखा जाए क्वेश्चन करते हैं तो वो बड़ी संख्या में भी ले सकते हैं, तो एक समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। आप क्वेश्चन ये कम संख्या ले गई, इसके अंदर क्या है आपको 1 से 10 तक संख्या आएगी, 0 नहीं आएगा इसके अंदर, ये मेरी बात तो ठीक है। तो देखा जाए तो इतना आपका ये क्वेश्चन बनता है। जैसे आगे उसकी कर्म के हिसाब से क्या बातें रखती है, जो कैलेंडर के अंदर क्रिया के हिसाब से इतना क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आने के बावजूद कि हाँ आपको 10 लगा देना है फर्स्ट में, इसमें क्या है आप यहाँ पर 10 लगाओगे और लास्ट में 10 लगाओगे। ये क्यों लगाया जाता है, फार्मूले के हिसाब से कैलेंडर्स का कहना है कि जो क्रियाएं क्लास के अंदर आती हैं, जैसे मौनावस्था रहती है तो 10 लग गया, जैसे लास्ट में मौनावस्था रहती है, जैसे क्लास से पढ़ाने के बाद बाहर जाते हैं उसी के हिसाब से जो क्रिया रहती है उसी के हिसाब से वहाँ पर वो 10 आते हैं। कोई टीचर क्लास के अंदर आता है तो विद्यार्थी मौनावस्था में मिलेगी, बाहर जाएगा तो वो मौनावस्था में मिलेगी, तो उसके लिए जो 10 नंबर कोड है वो मौनावस्था का आता है। 1 नंबर कोड किसका है, 2 का किसका है, 3 का किसका, वो आप थ्योरी के अंदर आपको ये अलग अलग बातें बताएंगे कि जब माइक्रो के दौरान प्रश्न पूछने का जो टीचर छात्र अध्यापक है, छात्र अध्यापिका है, उसका तरीका प्रश्न पूछने का है, वो वहाँ पर उस समय प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं पूरा, क्लास मौनावस्था में है कि नहीं, या विद्यार्थियों की तरफ से आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, या विद्यार्थी शरारत कर रहे हैं क्या कर, इसी के साथ 3 सेकंड के अंदर प्रत्येक कोड लिखता ही जाएगा। जब तक वो अपनी क्लास के अंदर 2 मिनट बैठे या 5-7 मिनट बैठे तो उसके अंदर वो क्रमवाइज के हिसाब से कोड लिखता जाता है, क्योंकि वो कोड लिखता है तो एक 10 प्रश्नों और 10 सेकंड में एक अनिवार्य हो जाते हैं फार्मूले के हिसाब से, अनिवार्य हो जाते हैं, तो इसके हिसाब से वहां पर एक जोड़े बनाए जाते हैं इसके, जो अलग से जैसे 1 2 इसके हिसाब से इसकी सारी पूरी जोड़ी बनती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, तो इसके हिसाब से हम लास्ट तक जितनी संख्या ये दे रहा है 20 या 50 कितनी संख्या है उसके हिसाब से ये जोड़े बढ़ते हैं, 100 बने 50 बने 150 बने, इसके हिसाब से 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसके हिसाब से आपके ये जोड़े बनते जाएंगे। सिर्फ ट्यूशन तो इतना याद रखना, ट्यूशन में इतना ही दिया हुआ कि आपको कैलेंडर्स के तय क्रिया के हिसाब से जो नंबरिंग दी गई है तो उसका एक फार्मूले के हिसाब से ट्यूशन तैयार कर जो सारणी के माध्यम से, इसके बाद में हमें ये खुद लगानी पड़ती है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लगा दिया 10 नंबर हमें खुद से लगानी पड़ेगी, जोड़े की खुद लगानी पड़ेगी, ठीक है। फिर रही बात ये ऊपर का 10 नंबर है, ऊपर वाली चीज आती है उसको कॉलम मानेंगे, जो नीचे की बातें आती है उसको हमें रो मानेंगे। आई समझ में क्या विद्यार्थी, तो इसके अंदर जो बातें होती है जो ऊपर का भाग है वो एक कॉलम के रूप में और जो नीचे का भाग है वो एक रो के रूप में। अब आगे हम उसकी
सारणी के तौर पर देखा जाए तो आप इसको 13 लाइन लगाओगे तो अपनी सारणी पूर्ण हो जाती है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब इसमें ऐसे 13 कर लो। 1 2 3 तो इस तरह आपको अलग अलग कॉलम और रो के हिसाब से आपको अलग अलग खाने दे सकते हैं। तो उसको अलग अलग उसमें बांटना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जो ब्लेंडर्स की क्रिया के हिसाब से ये सारणी तैयार करते हैं तो उसके अंदर वर्ग जो 0 से स्टार्ट यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पूरे होने के बाद जो क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन हमने बनाया था जोड़े के हिसाब से, तो वो एक इस सारणी के अंदर हमें डालेंगे ताकि विद्यार्थियों को आसानी हो सके कि ये क्वेश्चन किस टाइम आएगा और किस टाइम ये सारणी के अंदर भरा जाएगा, उसका रिजल्ट फिर क्या रहेगा। इसके अंदर आ जाता है योग जो टोटल, और यहाँ पर भी नीचे टोटल। जो ऊपर का भाग है जैसे 10 को हमने कॉलम, तो ये क्या है कॉलम। जो कॉलम का भाग कितना रहेगा ऊपर का, और जो नीचे का दिखाई दे रहा होगा वीडियो के हिसाब से, तो इसके अंदर ये रो हो जाएगी, ये कॉलम रहेगा, ये रो मानेगा। जो ऊपर का भाग है उसको कॉलम और नीचे की संख्या आएगी रो। जैसे ये नीचे चलता जाएगा ये बात क्या है, ऊपर आएगा तो कॉलम आ जाएगा और नीचे की बात क्या जाती है तो रो आ जाएगा। फिर जैसे ये ऊपर कॉलम आ जाएगा तो नीचे की बात क्या आएगी ये रो हो जाएगा। जो नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा रो हो जाएगा, ऊपर की बात कॉलम हो जाएगी। जो ब्लेंडर्स कहते हैं क्रिया के हिसाब से। तो ये बातें क्वेश्चन किया जाए बीएड के अंदर, फर्स्ट में भी आ जाता है, सेकंड में भी आ जाता है, इंटीग्रेटेड में भी आपको ये क्वेश्चन है थर्ड और फोर्थ क्लास के अंदर आएगा। इसके अंदर देखा जाए तो ये बीएसटीसी
के अंदर भी आपको एक सूक्ष्म अभ्यास के दौरान देखा जाए, समझा जाए, वहां पर विद्यार्थियों के लिए जरूरी होता है। तो अब इसे सारणी के अंदर देखा जाए, पहले आपको 10 लेते हैं। 10 किसके हैं? कॉलम के। कॉलम के 10 और नीचे कितने हैं? रो के। 10 कॉलम के, रो के 7। 10 कॉलम के, रो के 7 यहाँ आते हैं। तो इसके अंदर आप इसे करो। ये 7 यहाँ पर एक बार आया तो ये कितने भी 8 बार आ सकता है? 5 बार भी आ सकता है, 10 बार भी आ सकता है, ये 20 बार भी आ सकता है। क्योंकि जो कोड लिखा जाता है तो ये अच्छाई का या गलतियों का कोई थ्योरी के हिसाब से देखें, लेकिन ये साथ साथ भी आ सकते हैं कई बार। तो इसके अंदर कितने भी आ सकते, वो आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 3 4, या ऐसे या ऐसे भी आगे कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। वो आपको थोड़ा आसान लगे, सरल लगने लगे, तो उसके हिसाब से सुविधा के अनुसार आप उसमें कर सकते हैं। फिर है 7 कॉलम के, और रो के कितने हैं? 4। इसके अंदर रहता है ये बहुत सरल क्वेश्चन है, जो आसान पूर्वक समझ में आ जाता है, लेकिन थोड़ा इसमें ध्यान रखोगे। फिर क्या है? 4 कॉलम के और नीचे 3 रो, 3 रो। फिर 3 कॉलम के और नीचे 7 रो। ये बहुत ही सरल हो जाता है समझने। फिर देखा जाए 7 कॉलम के हैं और इसके नीचे रो के कितने हैं? 3। रो के कितने हैं? 3। फिर देखा जाए 7 रो, 7 रो लेंगे। फिर इसके बाद में 7 कॉलम के और रो के कितने हैं? 6। रो के कितने हैं? 6। ठीक है, 3 कॉलम लिया, इसका 7 था। फिर 7 कॉलम लिया, इसका 6 था। ठीक है, फिर इसके बाद में 6 कॉलम मानते हैं, जो 6 कॉलम है, और रो की कितनी? नीचे रो की कितने हैं? 6 कॉलम की रो की कितने हैं? 4। फिर 4 कॉलम की और रो के कितने हैं? नीचे 5। इसके अंदर फिर 5 कॉलम के और रो के नीचे कितने? 1। फिर 1 कॉलम का है और फिर 1 कॉलम के हैं, 5 वाला बोलते हैं, 5 कॉलम के 1 रो का। फिर 1 कॉलम का है, नीचे रो की कितनी है? 2। फिर 2 कॉलम के हैं और नीचे रो के कितने हैं? 3। और 3 कॉलम की और रो के नीचे कितने हैं? 9। जो 9 की बराबर। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं इसमें 9 लिख दिया। तो इसके बाद
9 कॉलम की और रो की कितनी है 6, जो इस साइड से 6 देखेंगे वर्ग के हिसाब से, और 6 कॉलम माना जाएगा, तो ऊपर का भाग होता है उसको कॉलम मानेंगे, नीचे भाग उसको हमें रो मान के चले जाएंगे, नीचे बड़ी करेंगे। 6 कॉलम है और रो की कितनी है 8, और 8 कॉलम की है और रो की कितनी है 10, ये नीचे टोटल का भाग है, ऊपर वाला 10 है, तो 8 की स्क्रीन, तो ये यहाँ पे पूर्ण हो जाता है, स्टॉप लग जाता है, तो इक्वेशन पूरा हो जाता है, क्योंकि आगे इसमें 10 के आगे रोका नहीं है, तो इसलिए वहां पर समाप्त हो जाता है। तब उसका हम टोटल करेंगे, टोटल करते हैं टोटल के हिसाब से, इसके अंदर कितना है 1, इसमें कितना है 1, जो बीच में खाली रहेगा शेष रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप खाली भी छोड़ सकते हैं, जीरो भी यूज कर सकते हैं, वो आप सुलीन के हिसाब से। फिर देखा जाए इसका टोटल किया जाए 8 नंबर का 1 है, फिर 7 नंबर का किया जाए 1 2 3, 6 नंबर का किया जाए 1, और 5 नंबर का टोटल किया जाए 1 2। आ रहा है समझ विद्यार्थियों? तो आप ऑनलाइन के माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हो तो अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर देखा जाए 4 नंबर का टोटल किया जाए 1 2 और 2, और 3 नंबर के अंदर देखा जाए 1 और 2, और 2 के अंदर देखा जाए 1, तो 1 के अंदर क्या देखा जाए तो 1 ही। अब उसी का टोटल जैसे करके दूसरे और करना होता है, 1 नंबर में 1 इसकी टिक वगैरह लगा दें ताकि आप एक भूल वैसा ना हो, मैंने छोड़ दिया तो लास्ट में कोई रिजल्ट इसका आंसर सेम नहीं आता तो हमें पता चल जाए, ठीक है, इसको हम डबल टिक कर देंगे। 2 के अंदर 1, 3 के अंदर 1 2 और 3, और 4 नंबर के अंदर 1 2, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हल हो जाएगा। 5 नंबर पे फिर 1, और 6 नंबर पे 1 और 2, और 7 नंबर के अंदर 1 और 2, और 8 नंबर के अंदर सिर्फ 1, 9 नंबर के अंदर सिर्फ 1 बार, और 10 नंबर के अंदर सिर्फ 1। तो ये हमने सभी में टोटल के अंदर ले लिया। तो इसकी कितने की संख्या आ सकती है, इसके अंदर की संख्या आ सकती है जो खाली कॉलम है, या जैसे इसके अंदर 1 आया तो इसमें 1 2 3 4 5 6 या कितने भी आ सकते हैं, क्योंकि एक ट्यूशन के हिसाब से ये सारे बनाने पड़ते हैं, तो ट्यूशन कितना भी बड़ा होगा तो ये एक फुल हो जाता है। तो किन्हें हमने शॉर्टकट के रूप में लिया है ताकि विद्यार्थियों को थोड़ा समझ में आने के बाद ट्यूशन घर बैठे बड़ा भी बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम टोटल करते हैं 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और इसका 1 2 4 6 8 9 10 तो 12 13 14 15, ये कितने होते हैं 15। एक बार और देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 13 14 15, 1 2 4 6 8 9 10 तो 12 13 14 15, तो ये क्या है 15 इसके आ रहे हैं 15 इसके आ रहे हैं,
जब ये टोटल दोनों का बराबर होगा तो ये क्वेश्चन सही समझा जाएगा, अन्यथा ये क्वेश्चन आपको इससे पता चल जाता है कि रॉन्ग है। दूसरी बात, इसके प्रश्न आने के बावजूद जो पेपर के अंदर इतना ही प्रश्न आएगा, प्रश्न पूछने के बावजूद इसमें ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि ब्लेंडर की क्राइटेरिया के अनुसार फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 का रिजल्ट निकाला जाए, तो इसका आंसर क्या आता है? इसमें ऐसा भी पूछ दिया जाता है 6 और 7 8 9 10 का रिजल्ट क्या रहता है, कौन कौन सी कोड के हिसाब से विद्यार्थी ने निकाला, लेकिन उसके विद्यार्थियों का रिजल्ट क्या रहता है, वहां कितने परसेंटेज विद्यार्थियों में नॉलेज है, इसका अनुसार जो अलग अलग एक परसेंटेज के तौर पर मापतोल भी निकाला जा सकता है जो एक टीचर वहां पर पढ़ा रहे हैं, जो ब्लेंडर की प्रक्रिया के हिसाब से। और देखा जाए इसका फार्मूला के हिसाब से, ये तो हो गई, एक मिटा देते ताकि इसमें यहाँ पर फार्मूला लिख दिया जो एक ब्लेंडर की प्रक्रिया के हिसाब से क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट को बताया कि ये बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। जैसे क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया 1 2 3 प्लस 4 और ये फार्मूले के हिसाब से इसका रिजल्ट निकाला जाता है। ये संख्या मैंने यहाँ पर लिखी थी, क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती है, ये न पूछने के बावजूद यहाँ पर 7 8 9 ये तीन संख्या हो सकती है। तो कितनी संख्या का यहाँ पर पूछा जाता है, अन क्या होता है, जो अन बराबर 15 है वो इसको अन माना जाएगा, उसके हिसाब से ये कितना रिजल्ट रहता है, तो इसका ये 100% के ऊपर भी चला जाएगा। तो इसके हिसाब से जो रिजल्ट आता है कि शिक्षक का कितना नॉलेज है अपने विषय के प्रति, ये बातें हो जाती है जो ब्लेंडर्स कहते हैं। ये क्वेश्चन सारा हमारा 8 नंबर का एक परीक्षा के दौरान आता है या लास्ट के अंदर हो किया जाए सी बात के अंदर, तो 10 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें थोड़ा सा आगे, लेकिन ये सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, ये बातें वहां पर नए के बराबर ही पूछी जाती है। चलो बीएड के आप विद्यार्थी, तो हमारा फ्रेंड्स के हिसाब से हमारा टॉपिक आज का पूरा हुआ। जय हिंद।